Hello, bankers. Welcome to Learning Sessions. I'm Himanshi Malik, and we are continuing our question series of International Trade Finance. And this video particularly is about Chapter 3.4. So, Chapter 3.3 was about UCPDC 600, and ये chapter रहने वाला है URR 725, that is Rules for Reimbursement, जो कि Reimbursing Bank के ऊपर आएंगे. Okay, now before we get into the questions, आपको important information about the course that question करने से पहले it is very important that you have completed all your conceptual aspect, and उसके लिए आप जल्दी से कोर्स में enroll कर लीजिए. आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करना है, लर्निंग सेशन ऐप या फिर एग्जाम ऐप, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है. एंड इन दिस कोर्स यू आर गोइंग टू गेट कंसेप्चुअल वीडियो क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, GPDF नोट्स, एंड दैट इज द फुल पैक यू नीड टू score good in ITF exam. Okay, so without any further ado, do enroll in the course and start studying diligently and dedicatedly. Okay, आप ऐसे अलग अलग पार्शियल स्टेप्स में देखने की जगह दैट मैं आज ये चैप्टर का क्वेश्चन वीडियो देख लूँ, इसका ये देख लूँ, उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में बैठ के स्टडी करो ताकि बेनिफिट ज़्यादा हो. Now let's start with the questions. Question number 1. When a letter of credit stipulates reimbursement through a designated reimbursing bank under URR 725, the reimbursement authorization is considered what? तो हमने reimbursing bank बता दिया वो क्या करता है. जो हमारा बेनिफिशियरी है वो इश्यूइंग बैंक के पास जाने की जगह इश्यूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर देता है, एंड इश्यूइंग बैंक देन रीइंबर्सिंग बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है, एंड ही ट्रांसफर द पेमेंट टू द बेनिफिशियरी. सो दिस इज द रोल ऑफ रीइंबर्सिंग बैंक. ओके, तो अगर उसको साइन किया है ऑफिशियली अंडर URR 725, मतलब हमने ये भी मेंशन कर दिया, तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है हमने ये बताना है. So reimbursement authorization is an inseparable part of LC contract and automatically governed by UCP 600 only. So this is a part of the LC contract, but this is not governed by UCP 600. This is a separate contract, separate obligation between issuing bank and reimbursing bank. जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक एंड बेनिफिशियरी, बट दिस इज बिटवीन इशूइंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक, तो UCP 600 के अंडर गवर्न नहीं होता. देन अ सेपरेट अरेंजमेंट बिटवीन इशूइंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक अग्रीज विद दिस सब्जेक्ट टू एक्सप्लिसिट मेंशन. कभी भी ICC का कोई भी रूल अपने आप नहीं लगता, आपको मेंशन करना पड़ता है URR 725. सो दिस इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन. देन बाकी के ऑप्शन, यूनिलेटरल अंडरटेकिंग ऑफ द नॉमिनेटेड बैंक टू ऑनर रीइंबर्समेंट क्लेम विदाउट रेफरेंस टू इशूइंग बैंक, वो सीधा रीइंबर्सिंग बैंक के पास नहीं जा सकता कि आप मुझे क्लेम दे दो, इशूइंग बैंक ही इंस्ट्रक्शन देगा रीइंबर्सिंग बैंक को, तभी वो क्लेम देंगे. सो दिस इज नॉट करेक्ट. And an implied arrangement that does not need mention URR 725 is also incorrect. Question number 2. If an issuing bank transmits reimbursement authorization via SWIFT, which of the following element must mandatorily be included for validity under URR 725? तो इशूइंग बैंक ने रीइंबर्समेंट की ऑथराइजेशन पास किया तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ऑप्शन 1, LC नंबर, अमाउंट, टेनर ऑफ बिल एंड बेनिफिशियरीज एड्रेस. ऑप्शन 2, LC नंबर, अमाउंट, नॉमिनेटेड बैंक, किस बैंक को पेमेंट भेजनी है, पार्टीज लाइबल फॉर चार्जेस, कि जो रीइंबर्समेंट बैंक के चार्जेस हैं वो कौन सी पार्टी पे करने वाली है. LC नंबर, अमाउंट, मतलब ये दो चीज़ें तो चाहिए, ये पार्ट करेक्ट है. नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, अब इशूइंग बैंक का नाम हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, एंड रीइंबर्सिंग बैंक इज नॉट कंसर्न्ड विद द मैच्योरिटी डेट ऑफ LC. देन LC नंबर रिक्वायर्ड, बट इसमें इन्होंने अमाउंट नहीं लिखी तो ये ऑप्शन इरेलीवेंट हो गया. अब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में क्या ध्यान देने वाली चीज़ है, रीइंबर्सिंग बैंक का काम क्या है कि उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करना है
जिस बैंक में इशूइंग बैंक बोलेगा, तो उसको क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन? बेनिफिशियरी का एड्रेस चाहिए, बिल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कौन से बैंक में पैसा देना वो चाहिए, कौन से बैंक में देना है दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये ऑप्शन में इनकरेक्ट हो जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। नाउ क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? इन केस ऑफ यूज एंड सेल्सी, यूज एंड सेल्सी मीन्स आपको थोड़ा क्रेडिट पीरियड अलाउड है। URR 725 requires reimbursement authorization to mention the date of acceptance by beneficiary, clearly state the tenor of bill, include both the maturity date and beneficiary's acceptance confirmation, or stipulate automatic reimbursement schedule linked to UCP. सो ऑटोमेटिक रीइंबर्समेंट शेड्यूल यूसीपी में लिंक्ड नहीं होता। देन मैच्योरिटी डेट एंड बेनिफिशियरी की एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन, बेनिफिशियरी की एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन, एंड दिस इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर रीइंबर्सिंग बैंक टू ट्रांसफ़र द पेमेंट। उसको क्या चाहिए? दे नीड टू नो कि किस दिन ड्यू है पेमेंट पास करनी, ताकि वो उतने देर में पेमेंट को पास ऑन कर दे। दैट इज़ ऑल दे आर कंसर्न विद। सो एक्सेप्टेंस की डेट इज़ नॉट रेलिवेंट, बट टेनर ऑफ द बिल इज़ रेलिवेंट फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 4, URR 725 prohibits reimbursement authorizations. reimbursement की authorization को वो मना करते हैं क्या करने से? from containing an expiry date. In such cases, no claim, if no claim is made by nominated bank, the responsibilities lies with who? reimbursement authorization हमने दे दी, right? उसमें हम कह रहे हैं कि आप कोई एक्सपायरी डेट नहीं दे रहे हो, बट अगर कोई क्लेम नहीं होता है बाय नॉमिनेटेड बैंक, तो किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट ना करने पर? ठीक है, नॉमिनेटेड बैंक टू कैंसिल द ऑथराइजेशन, बेनिफिशियरी टू इन्फॉर्म इशूइंग बैंक अबाउट क्लेम लैप्स, इशूइंग बैंक टू कैंसिल द ऑथराइजेशन विद रीइंबर्सिंग बैंक, और रीइंबर्सिंग बैंक टू क्लोज द अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली। रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन में कोई एक्सपायरी डेट हम नहीं ऐड कर सकते, बट अगर कोई क्लेम नहीं किया नॉमिनेटेड बैंक ने, तो इस केस में इशूइंग बैंक को मालूम होगा दैट उसके पास डॉक्यूमेंट आया या नहीं। देन इशूइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना रीइंबर्सिंग बैंक को कि आप ये ऑथराइजेशन को कैंसिल कर दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, a reimbursement claim presented by a nominated bank must always do what? तो रीइंबर्समेंट क्लेम में क्या होना चाहिए? इंडिकेट स्विफ्ट एम्प्टी मैसेज नंबर, वो तो जब आप स्विफ्ट मैसेज करोगे तो उसमें ऑलरेडी आप वो कोड का मेंशन करते हो, राइट? स्टेट द एलसी नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, आपको एलसी आइडेंटिफाई करवानी है। यस, बी सबमिटेड ओनली इन हार्ड कॉपी फॉर्म टू रीइंबर्सिंग बैंक, द कॉपी फॉर्म इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट कि आप सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करें, आप स्विफ्ट मैसेज भी कर सकते हो, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। इंक्लूड प्रूफ ऑफ शिपमेंट डॉक्यूमेंट, अब शिपमेंट डॉक्यूमेंट किसको प्रोवाइड करने होते हैं? इशूइंग बैंक को, ना कि रीइंबर्सिंग बैंक को। वहाँ पे आपने सिर्फ अपना क्लेम भेजना है। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6, within how many working days must a reimbursing bank process a reimbursement claim under URR 725? तो कितने दिन के अंदर आपको क्लेम देना होता है? जैसे ही आपके पास रीइंबर्समेंट का क्लेम आया, उसके 3 डेज के अंदर अंदर आपको अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। और 3 डेज भी कौन से होते हैं? 3 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्या है? इमिडिएटली नहीं, विद इन 2 वर्किंग डेज इज ऑल्सो नॉट ट्रू, विद इन 3 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ रिसीट। डेट ऑफ रिसीट के बाद 3 वर्किंग डेज के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। Now next is question 7. Under URR 725, if reimbursing bank delays in effecting payment, the responsibility for such delays rests with who? Reimbursing bank ने पेमेंट करने में डिले कर दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर्सन की होगी इस केस में? Reimbursing bank entirely, as it is the independent obliger.
Issuing bank which remains ultimately liable for honoring LC beneficiary as they are responsible for compliance, or nominated bank since they initiated the reimbursement claim. So जब भी हमारा रीइंबर्समेंट का क्लेम है तो इसमें अगर डिले करता है रीइंबर्सिंग बैंक पेमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इशूइंग बैंक की है। मतलब अगर आपने पेमेंट बेनिफिशियरी को डिले किया तो इशूइंग बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। देन इशूइंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक आपस में चार्जेस को देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से करना है, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज इशूइंग बैंक ओनली, क्योंकि पैसे उसने देने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चार्जेस फॉर रीइंबर्सिंग बैंक एज पर URR 725 आर नॉर्मली बोर्न बाय हु। तो चार्जेस कौन बेयर करता है? द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को तो जितने फुल पेमेंट देनी है वो हमने कर देनी है, तो बेनिफिशियरी तो कभी भी बेयर नहीं करेगा, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विद बेनिफिशियरी। ये इशूइंग बैंक और रीइंबर्सिंग बैंक का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेनिफिशियरी ये चार्जेस क्यों पे करेगा, राइट? नॉमिनेटेड बैंक, तो नॉमिनेटेड बैंक भी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो भी पे नहीं करेगा। इशूइंग बैंक अनलेस टर्म स्पेसिफाई अदरवाइज, और शेयर्ड इक्वली बिटवीन इशूइंग एंड रीइंबर्सिंग बैंक। अब रीइंबर्सिंग बैंक इशूइंग बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसने चार्जेस किससे लेने हैं? इशूइंग बैंक से लेने हैं, तो वो खुद तो बेयर करेगा नहीं। ऑप्शन करेक्ट है सी, इशूइंग बैंक बेयर करेगा। Then we have question number 9. Why is a reimbursement authorization under LC considered to provide additional comfort in international trade financing? रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन से एक एडिशनल कंफर्ट किस तरह से मिलता है बेनिफिशियरी को? इट इंश्योर बेनिफिशियरी रिसीव एडवांस पेमेंट। क्या रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन एडवांस पेमेंट प्रोवाइड करती है? नहीं। It allows nominated or confirming bank to claim directly from reimbursing bank bypassing document scrutiny delays. तो जो भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में डिलेज होते हैं देन उस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, वो रीइंबर्सिंग बैंक को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके क्लेम अपना ले सकते हैं। इट शिफ्ट ऑल द, ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, राइट? इट शिफ्ट ऑल रिस्क फ्रॉम इशूइंग बैंक टू रीइंबर्सिंग बैंक परमानेंटली। क्या रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन रिस्क ट्रांसफर भी कर रही है? आंसर इज नो, इट इज अ सेपरेट ऑब्लिगेशन, अ सेपरेट अरेंजमेंट बिटवीन टू बैंक्स टू जस्ट मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर। ऑप्शन डी, इट लीगली बाइंड्स द बेनिफिशियरी टू सेटल रीइंबर्सिंग चार्जेस अपफ्रंट। तो क्या बेनिफिशियरी को रीइंबर्सिंग चार्जेस देने पड़ेंगे अपफ्रंट? आंसर इज नो, करेक्ट आंसर क्या है? बी। Now, question number 10. URR 725 came into effect on October 1, 2008. Which earlier ICC publication did it replace? So, correct answer है URR 525. Okay. Next question number 11. If a reimbursement authorization incorrectly includes an expiry date. रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन में कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है एंड यूआरआर के अंदर आप एक्सपायरी डेट उसमें नहीं डाल सकते, बट जस्ट इन केस एक्सपायरी डेट मेंशन भी की हुई है तो उस केस में रीइंबर्सिंग बैंक उस चीज़ को कंप्लीटली इग्नोर कर सकता है एंड जैसे भी क्लेम होता है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट हमने ऐड नहीं करनी, जस्ट इन केस एडेड है तो उसको इग्नोर करना है। ऑथराइजेशन इज इनवैलिड तो एक्सपायरी से वो इनवैलिड नहीं होगी। दे कैन इग्नोर द एक्सपायरी एंड प्रोसेस क्लेम अंटिल इंस्ट्रक्टेड। द ऑथराइजेशन बिकम गवर्नड बाय यूसीपी 600, तो कभी भी यूसीपी 600 नहीं लगेगा इस पे। बेनिफिशियरी मस्ट सीक अमेंडमेंट, अमेंडमेंट भी नहीं चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following best distinguishes URR 725 from UCP 600 in LC transaction? तो URR 725 और UCP 600 में क्या फ़र्क है? URR पेमेंट के साथ डील करते हैं, इशूइंग बैंक और रीइंबर्समेंट बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है। UCP 600 किसका है? बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट और इशूइंग बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है। सो URR 725 डील विद डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। क्या हम रीइंबर्समेंट में डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहे हैं? आंसर इज नो, ये इनकरेक्ट है।
URR 725 govern bank to bank reimbursement. Yes. UCP 600 govern beneficiary creditor relation. ये ऑप्शन करेक्ट है. URR 725 इज मैंडेटरी. क्या रीइंबर्समेंट बैंक या रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन मैंडेटरी? आंसर इज नो. URR सुपरसीड्स UCP 600. आंसर इज अगेन नो. दोनों सेपरेट है. तो करेक्ट क्या है? बी. Now, question 13. In a scenario where nominating bank presents a reimbursement claim under an LC but forgets to state the LC number. अब LC नंबर मेंशन नहीं किया. We know that it is मैंडेटरी एलिमेंट. जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम LC के क्लेम को लेने की बात कर रहे हैं, तो LC नंबर मेंशन करना ज़रूरी है. सो अगर मेंशन नहीं किया तो बैंक क्या करेगा? उस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेगा एंड दे विल आस्क कि आप LC नंबर प्रोवाइड करो, तभी आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी. सो क्लेम विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम, डिले हो जाएगा. आप उनसे LC नंबर मांगोगे. So it will be delayed or queried since LC number is mandatory. Yes. Claim will be honored if other detail match. नहीं, LC number के बिना आप claim नहीं दे सकते. Reimbursing bank will forward claim to issuing bank. Answer is again no. Correct option is B. Next है question 14. What does URR 725 assign to beneficiary with respect to reimbursement authorization? तो URR 725 में बेनिफिशरी को क्या असाइन करेंगे रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन के रिलेटेड? रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है बिटवीन इशूइंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक. तो इसमें क्या बेनिफिशरी का कोई रोल है? डायरेक्ट रोल तो कुछ भी नहीं है, तो उसको कुछ भी असाइन नहीं किया जाएगा. उसका काम क्या है? सिर्फ नॉमिनेटिंग बैंक अगर उसका है कोई, तो वो इसके पास जाके क्लेम ले लेगा. इसके अलावा तो इस एग्रीमेंट में बेनिफिशरी का कोई रोल नहीं है. डायरेक्टली इन्फोर्सिबल राइट्स अगेंस्ट रीइंबर्समेंट बैंक? नो. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैंसिल अनयूज्ड रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन, वो नहीं कर सकता कोई भी ऑथराइजेशन को कैंसिल. नो डायरेक्ट रोल एज रीइंबर्समेंट इज अ बैंक टू बैंक अरेंजमेंट. सो ऑप्शन नंबर सी. Question 15. Which of the following best reflects the purpose of URR 725 in international banking? तो international banking में इसका क्या purpose है? To standardize reimbursement procedure between bank and beneficiary. बैंक और beneficiary के बीच reimbursement होता है या bank to bank होता है? It is bank to bank. Question B. Oh sorry, option B. टू प्रोवाइड डिटेल्ड रूल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट. क्या रीइंबर्समेंट में हम डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहे हैं? आंसर इज नो. डॉक्यूमेंट एग्जामिन वी डू अंडर UCP 600. टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी इन बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट प्रैक्टिसेस अंडर LC. यस. टू प्लेस UCP 600? नो. नेक्स्ट मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट URR 725? Reimbursing bank must act within 3 days of claim receipt. Yes. क्लेम रिसीट के बाद नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज के अंदर उसको क्या करना होता है? रीइंबर्स करना होता है. इशूइंग बैंक बेयर्स रीइंबर्सिंग बैंक चार्जेस इशूइंग बैंक बेयर करेगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन इज इनसेपरेबल फ्रॉम LC. आंसर इज नो. LC एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है. इनका आपस में कनेक्शन नहीं है. इट्स अ स्टेप, मतलब एक स्टेप हो जाता है एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन के अंदर, बट कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफरेंट है. एक्सपायरी डेट मस्ट ऑलवेज बी फिक्स्ड इन रीइंबर्समेंट. तो ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सपायरी हम रीइंबर्समेंट के में कभी भी ऐड नहीं करते हैं. जस्ट इन केस ऐड की भी हो तो उसको इग्नोर करना होता है. तो सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके? A एंड B. क्वेश्चन 17. हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. तो रीइंबर्समेंट बैंक्स डिले इज लाइबिलिटी ऑफ इशूइंग बैंक. अगर रीइंबर्समेंट बैंक डिले करता है तो इशूइंग बैंक लाइबल होगा. यस, ये करेक्ट है. बेनिफिशियरी कैन डायरेक्टली इन्फोर्स रीइंबर्समेंट क्लेम अगेंस्ट रीइंबर्सिंग बैंक. क्या बेनिफिशियरी डायरेक्टली रीइंबर्समेंट बैंक के ऊपर कोई एक्शन ले सकता है? नहीं. बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? इशूइंग बैंक के साथ. तो वो सिर्फ इशूइंग बैंक के साथ डील कर सकता है. तो दिस इज इनकरेक्ट.
यूजेंस एलसी रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन मस्ट स्पेसिफाई टेनर ऑफ बिल, आपको टेनर बताना पड़ेगा, करेक्ट. रीइंबर्सिंग बैंक डिडक्ट्स चार्जेस फ्रॉम प्रोसीड्स इफ बेनिफिशियरी इज लायबल. रीइंबर्सिंग बैंक कभी भी बेनिफिशियरी के प्रोसीड्स में से चार्जेस नहीं डिडक्ट कर सकता, बिकॉज बेनिफिशियरी को उसके पैसे सारे देने ज़रूरी है. रीइंबर्सिंग बैंक की लायबिलिटी या तो इशूइंग बैंक बेयर करेगा या फिर एप्लीकेंट बेयर करेगा, बट बेनिफिशियरी कभी भी बेयर नहीं करेगा. तो ये ऑप्शन कब एप्लीकेबल होगा? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है. अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ तो इशूइंग बैंक या फिर कौन करेगा बेयर इसको? एप्लीकेंट. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इफ इज लाइबल, तो वो लाइबल कब होगा? इफ इट इज मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज बेनिफिशियरी कभी भी लाइबल नहीं होता. सो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है इसमें से? सिर्फ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 किसके बारे में है? Which combination below accurately reflects URR 725? Option A. Issuing bank cancels unsent reimbursement authorization. तो जो unsent authorization है वो issuing बैंक ही कैंसिल कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता. आंसर इज yes. Nominated bank must always provide shipment document to reimbursing bank. नॉमिनेटिंग बैंक ने जब रीइंबर्समेंट लेने जाना है तो उसने शिपमेंट डॉक्यूमेंट देने हैं या एलसी का नंबर प्रोवाइड करना है, तो एलसी नंबर इज मैंडेटरी. Reimbursement processes within 3 working days. Yes, charges normally for issuing bank unless specified otherwise. Correct. So A, C, and D are correct here. Next is question 19. Which statement do not align with URR 725? तो कौन सी इनकरेक्ट है इनमें से, ये बताना है. Reimbursing bank act as authorization separate from LC contract. True. Reimbursement claim must include LC number. True. Beneficiary is obliged to bear reimbursing charges by default. क्या by default beneficiary की liability आती है या mention करने पे आती है? तो सिर्फ तभी आती है जब मेंशन किया हो. तो दिस इज इनकरेक्ट. URR 725 applies only when explicitly mentioned. Correct. So इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ओनली सी. क्वेश्चन 20. सो कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट URR 725 एंड हमें बताना है कौन सी चीज़ करेक्ट है. इट केम इन फोर्स इन 2008 रिप्लेसिंग URR 525. रीइंबर्समेंट बैंक में यूनिलेटरली इम्पोज एक्सपायरी ऑन रीइंबर्समेंट ऑथराइजेशन. तो वो क्या कर रहा है कि रीइंबर्सिंग बैंक खुद उसके ऊपर एक्सपायरी डाल सकता है. आंसर इज नो, रीइंबर्समेंट में एक्सपायरी नहीं होगी. इट गवर्न्स ओनली बैंक टू बैंक रीइंबर्समेंट. ट्रू. इट रिक्वायर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन एलसी. अगेन ट्रू. सो ए, सी एंड डी आर करेक्ट. And with this, our chapter on URR 725 is also completed. एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना. एंड इसी तरह आगे के सारे क्वेश्चंस को हमने रिवाइज करना है. लर्न मतलब क्वेश्चंस के आपका क्या होगा, पूरा जो कंसेप्चुअल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो पॉइंट्स याद रखने वाले हैं. सो सी यू इन अदर लेक्चर्स. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय बाय.